बहुत ज्यादा देखभाल करता था। जब उसे पता चला कि मैं बेटा पैदा करने वाली हूँ, लेकिन एक दिन मेरी देवरानी मुझसे कहने लगी कि तुम्हारा पति तुम्हारे साथ बहुत जुल्म करता है। मैंने फौरन देवरानी को कहा कि मेरा पति तो मेरी बहुत ज्यादा देखभाल करता है और जब तक मैं गहरी नींद में ना सो जाती वो मेरे पास ही बैठा रहता है। तो देवरानी कहने लगी कि आज रात को अपना मुंह धोकर सोना। रात में मुझे नींद नहीं आ रही थी, इसलिए मैं आंखें बंद करके लेट गई, लेकिन थोड़ी देर बाद मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई जब देखा कि मेरा नाम रूबी है और मैं एक जैकेटरिस्ट हूँ। मेरी उम्र 26 साल है और मैं एक खाते पीते अच्छे घराने से ताल्लुक रखती हूँ। मैंने अपने घर में पैसों की कभी कमी नहीं देखी। मुझसे एक बड़ी बहन है, वो डॉक्टर है और मेरे माता पिता का इरादा था मैं फ्यूचर में एक अच्छी डॉक्टर बनूं, लेकिन मुझे एक साइकोट्रिस्ट बनने में ज्यादा दिलचस्पी थी। मैं शुरू से ही इंसानी हालत को लेकर शक का शिकार रहा करती थी और मैं बहुत शौक से अपने इस काम को कर रही थी। मैं एक अस्पताल में काम करती थी और शाम में अपना एक प्राइवेट क्लिनिक खोल रखा था। मेरे मरीज भी ज्यादातर अमीर लोग ही होते थे जो डिप्रेशन का शिकार रहा करते थे, जिनको दौलत की रेल पेल से सुकून नहीं मिलता था और आखिर डिप्रेशन के मरीज बनकर मेरे जैसे साइकियाट्रिस्ट के पास अपने दिल की हाल बताने आ जाते थे। मेरी जिंदगी बहुत अच्छे से गुजर रही थी क्योंकि इससे अच्छी खासी आमदनी हो जाती थी और दुखी इंसान की खिदमत भी हो जाती थी। पापा चाहते थे कि अब मेरी शादी हो जाए। मुझे भी उनके फैसले से कोई एतराज नहीं था, इसलिए फैसला लेने का हक मैंने अपने पापा को दे दिया था। जिस दिन मेरी एग्जामिनेशन थी उसी दिन मैं हॉस्पिटल से आधे दिन की छुट्टी ले ली थी और मैं बड़ी तेजी से घर जाने के लिए गाड़ी चला रही थी कि अचानक से एक औरत मेरी गाड़ी के सामने आ गई और उसकी टक्कर हो गई। मैं घबरा कर निकली और उस औरत की टांग पर चोट आई थी और बाजू पर भी मामूली सी खरोच आ गई थी। मेरा घर यहाँ से करीब था, इसलिए मैं उसको अपने गाड़ी में बैठाकर अपने घर ले गई। मेरी बहन ने उसकी ड्रेसिंग की और उसको पेन किलर वगैरह दे दी। पता नहीं औरत कौन थी और इसे कहाँ जाना था। मेरी बहन भी फटाफट तैयार होकर हॉल में मेरी मंगनी के लिए चली गई। मैं सोच रही थी कि जब तक वो वापस जाएंगे वह चली जाएगी, मगर जब मैं घर के अंदर वापस गई तो वो लॉन में सो रही थी और माँ ने बहुत ही गुस्से से उसे उठाया और उसे कहने लगी, बेबी चलो यहाँ से, अब तुम्हारी पट्टी वगैरह हो गई है, अब तुम अपने घर जाओ। माँ के उठाने से वह उठी और जाने के लिए आगे बढ़ी तो वह वहीं बेहोश होकर गिर गई। शायद उसकी टांग पर ज्यादा ही चोट लग गई थी। मैं उसे अपने क्लिनिक में ले गई, उसके पैर का मसाज किया और उसको कुछ पैसे भी दिए। वह औरत इस बीच बिल्कुल ही खामोश रही। मैंने ड्राइवर को कहा कि उसे उसके घर छोड़ाए क्योंकि उसे मेरी गाड़ी से ही टक्कर लगी थी, तो मेरा फर्ज बनता था कि उसको अच्छे से कुछ देकर उसकी पट्टी वगैरह करके उसे उसके घर भिजवा दूं। मैंने वही किया और मेरी इस बात से मेरी माँ बहुत ज्यादा नाराज हो रही थी। मैंने उनसे प्यार से बात की और उन्हें मना लिया। फिर मैं अपने कमरे में आ गई और अपने मंगेतर के बारे में सोचने लगी। मैं उसे ज्यादा नहीं जानती थी, वो मेरे पापा के किसी दोस्त का बेटा था। मैंने उसे आज पहली बार देखा था और देखने में वो एक शरीफ आदमी लगता था, इसलिए मुझे माँ और पापा की पसंद पर कोई शक नहीं हुआ। मेरी शादी के 1 महीने बाद तय हुई। मेरी मंगनी के कुछ दिनों बाद की बात है कि जब मैं हॉस्पिटल में इस औरत को देखा जिसका मेरी गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ था, वह वहाँ दवाई लेने आई हुई थी। मैंने उसे अपने पास बुलाया, उसका हालचाल पूछा और खुद दवाई लेकर उसके हाथ में दे दी। वह कुछ दिनों तक वहाँ आती रही। इसी दौरान मेरी उससे अच्छी खासी बातचीत होने लगी थी। फिर उसने आना छोड़ दिया और मैं भी अपनी जिंदगी में बिजी हो गई। शादी से पहले 2 से 3 बार मेरी मंगेतर से मुलाकात हुई। तब से मैं सोच में पड़ गई थी, वह मुझे जरूरत से ज्यादा ही अच्छा लगा था या फिर मेरे सामने अच्छा बनने की कोशिश कर रहा था। मैं समझ नहीं पा रही थी। घर आकर जब मैं अपनी माँ को यह बात कुछ बताया तो मेरी माँ कहने लगी, तुम बेकार ही उस पर शक कर रही हो। उसका पूरा खानदान बहुत अच्छा है, शरीफ है। मैंने भी अपनी माँ की बात मानकर सब कुछ हालात पर छोड़ दिया। सोचा जो होगा देखा जाएगा। मेरे माता पिता मेरे लिए जो भी करेंगे अच्छा ही करेंगे।
देखते ही देखते मेरी शादी का दिन भी आ गया। पता नहीं क्यों लड़कियों की शादी के नाम पर जो खुशी होती है वो मुझ में कहीं नहीं थी। मैंने बहुत खुश होने की कोशिश की, लेकिन मैं किसी रोबोट की तरह ही रुखसत हुई जिसके अंदर कोई खुशी ही नहीं थी। लेकिन मेरे सारे एहसास अपने ससुराल में कदम रखते ही जाग उठे जब मेरे सामने रस्म करती हुई एक लड़की को देखा, और उसे देखकर मैं हैरान रह गई। वह लड़की मुस्कान थी जो मुझे अस्पताल में मिलती रही, वही जिसका एक्सीडेंट मेरे गाड़ी से हुआ था। मैंने उसे देखते ही उससे पूछा कि तुम यहाँ। वह भी मुझसे यही कहने लगी कि मैं भी आपको यहाँ देखकर हैरान हो रही हूँ। आप इस घर की नई बहू हैं। मैं आपकी दौरानी हूँ। उसकी बात सुनकर कुछ चौंक गई, क्योंकि मेरी दौरानी तो कोई और थी जो मेरे देवर के साथ साथ थी। फिर यह लड़की कौन थी जो खुद को मेरी देवरानी बता रही थी? मुझे कुछ समझ में नहीं आया। इससे पहले मैं उससे अपने सवालों के जवाब मांगती, मेरी सास ने आगे बढ़कर मुझे कहा, बातें तो बाद में भी होती रहेगी, अभी पहले रस्म कर लेते हैं। मुझे लोग अंदर कमरे में लेकर चले गए। इस घर में जो कुछ हो रहा था वह मेरे लिए बहुत हैरान कर देने वाली था। पहले तो यह बात मुझे खटक रही थी कि बड़े भाई की शादी अभी हुई नहीं थी और छोटे भाई की पहले हो गई थी, और अब मुझे यह बात पता चला था कि मेरे देवर की दो पत्नी है, और यह बात मेरी सास ने छुपा रखी थी। शादी की रात मेरा पति मेरे कमरे में आया। उसने मुझे दुआ सलाम की और तमीज से मेरे पास बैठ गया। यह देखकर मुझे खुशी हुई कि चलो, मेरा पति एक अच्छा और शरीफ आदमी है। मैंने उसे सबसे पहला सवाल मुस्कान के बारे में किया। मेरा पति ने मुझे बताया कि वह मेरे भाई की पहली पत्नी है। मैंने हैरानी से उनसे पूछा कि पहली पत्नी के होते हुए दूसरी पत्नी की क्या जरूरत पड़ गई आपके भाई को? मुस्कान का भोला भाला चेहरा मेरी आंखों के सामने आने लगा, जिस पर इतना बड़ा जुल्म हुआ था। मेरा पति मुझसे कहने लगे कि मैं 1 महीना पहले ही विदेश से यहाँ पर आया हूँ, इसलिए घर के मामले के बारे में कुछ नहीं जानता, ना ही किसी के पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करने का मुझे शौक है। अब तुम आ गई हो ना, खुद पता कर लेना। मैं मुस्कुराने लगी। मैं एक साइकोरिस्ट थी, लेकिन इस घर में आकर मैं खुद ही उलझ कर रह गई थी। इस घर के लोगों के हालात क्या समझती? मेरी हालात खुद उलझ कर रह गई थी। मेरे सास और मेरी देवरानी ज्यादातर मुस्कान पर ही जुल्म करती थी। इस पर मुझे बहुत गुस्सा आता था। वो बेचारी सुबह से उठकर घर का काम करना शुरू कर देती थी, मगर फिर भी घर का कोई भी आदमी उससे सीधे मुंह बात नहीं करता था। बेचारी बहुत ज्यादा सीधी सादी थी, किसी के आगे अपनी जुबान नहीं खोलती थी, लेकिन उसका पति तक उसे कुछ नहीं समझता था। मैंने मुस्कान से पूछा कि आखिर यह सब क्या है? तुम्हारे पति ने तुम्हारे होते हुए दूसरी शादी क्यों कर ली? तो वह बेचारे रोते हुए कहने लगी कि मैं यातीम की बचपन की मंगेतर हूँ, मगर वह किसी और को पसंद करने लगा, इसलिए मुझे शादी से मना कर दिया। आतीम थी, इसलिए दीदी ने मेरा ख्याल रखने की वजह से जबरदस्ती मेरी शादी इस घर में करा दी थी। लेकिन इस आदमी ने और उसकी माँ ने मुझे कभी भी अपना नहीं समझा, और दीदी के देहांत के बाद ही इसने अपनी पसंद की लड़की से शादी कर ली। जब से मेरी शादी हुई है, मैं तो इस घर की नौकरानी की तरह ही रहती हूँ। मुझे तो इन सब की आदत हो गई है। मुस्कान की कहानी सुनकर मुझे उससे बहुत ज्यादा हमदर्दी होने लगी। अब मेरी उससे अच्छी खासी दोस्ती हो गई थी। मेरी सास और मेरी दूसरी दौरानी को यह सब कुछ पसंद नहीं था, मगर मुझे भी कोई परवाह नहीं थी। जब मैं अपने क्लीनिंग से हर एक शाम को घर वापस आती तो मेरे लिए गर्मा गर्म खाना लेकर आ जाती। सुबह में मेरे कमरे की सफाई भी वही करती थी। मैं अपनी शादी के बाद खुश थी, लेकिन कुछ दिनों बाद पता नहीं क्यों मेरे पति का रवैया कुछ बदलने लगा। पता नहीं उनको मुझे क्या मसला था। छोटी छोटी बातों पर वह मुझसे लड़ने लगे, जैसे बहाने ढूंढने लगे। एक दिन जब मैं अपने मायके गई तो वापसी पर मेरा भाई का दोस्त मुझे घर पर छोड़ने आया, और इस बात का पता मेरे पति को चल गया तो वो मुझ पर शक करने लगा। मैं समझ नहीं पा रही थी कि मेरा पति मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है।
मुस्कान ने मुझे बताया कि भाभी, तुम्हारी सास ही तुम्हारे पति को तुम्हारे खिलाफ भड़का रही है। मगर मुझे यकीन नहीं हो रहा था, क्योंकि अभी तक मेरी सास ने मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं किया था तो कुछ बुरा भी नहीं किया था। फिर वह भला मेरे साथ ऐसा क्यों करती। इतने ही दिनों में मुझे गुड न्यूज मिल गई। मेरे सास ने भी मेरे सारी बातें भूलकर मुझे अपने गले से लगा लिया, क्योंकि मैं उनके खानदान को पहली बारिश देने वाली थी। उनका रवैया अभी मेरे साथ अच्छा हो गया था। मेरी सास मुझसे कहती कि मुस्कान से दूर ही रहना, क्योंकि वह अच्छी लड़की नहीं है। वह तुम्हारे पति को तुम्हारे खिलाफ भड़काती है। मैं तो सोच में पड़ गई थी कि कौन सच कह रहा है और कौन झूठ बोल रहा है। लेकिन मुझे मुस्कान पर यकीन था। वह तो एक सीधी सादी भोली भाली लड़की थी। इसको मेरी सूरत में उसकी एक दोस्त मिल गई थी जो उसकी हमदर्दी जताती थी। इससे वह अपने दिल की बात भी कर लेती थी। जब मेरे पति को पता चला कि वह पिता बनने वाला है तो उन्हें बहुत ज्यादा खुशी हुई। वो मेरे लिए रोज अच्छे अच्छे गिफ्ट लेकर आते और मुझसे माफी भी मांगते, तो मैंने भी उन्हें माफ कर दिया। मेरे लिए तो यही बात बहुत थी कि मेरे पति को अपनी गलती का एहसास हो गया था। लेकिन एक बात तो जो मुझे कांटे की तरह चुभ रही थी वह यह थी कि पहले मेरे पति को क्या हुआ था, किसने उन्हें मेरे खिलाफ भड़काया हुआ था, मुस्कान ने या फिर मेरी सास ने। क्योंकि मुस्कान तो शुरू से ही मेरे साथ बहुत अच्छे से रह रही थी। मैंने सोचा कि चलो कोई बात नहीं। कुछ दिन बाद मुझे यह राज भी पता चल गया कि आखिर इन सब के पीछे कौन था। अब मेरा पति मेरी बहुत ज्यादा देखभाल करता था। रोज रात को मेरे लिए कुछ न कुछ खाने के लिए लेकर आता। घर का माहौल भी इस खबर से बहुत अच्छा हो गया था। मगर मैं कुछ दिनों से नोटिस कर रही थी कि मुस्कान कुछ परेशान सी रहने लगी है। उसने मुझे मुबारकबाद भी बहुत ही ठीक अंदाज में दी थी। मैं उस पर शक करने लगी कि कहीं मेरी सास ठीक तो नहीं कह रही थी। अब मैं मुस्कान पर नजर रखने शुरू कर दी थी, मगर वह मेरा खिलाफ कोई भी साजिश नहीं कर रही थी और ना ही मैंने कभी उसे अपने पति से कोई बात करते हुए देखा था। एक दिन मैं मुस्कान से पूछ लिया कि क्या बात है मुस्कान, तुम इतनी परेशान क्यों हो। तो वह कहने लगी कि भाभी, मैं अपने लिए नहीं बल्कि आपके लिए परेशान हूँ। उसके बात सुनकर मैं चौंक गई कि मेरे लिए क्यों परेशान हो। तो वह कहने लगी कि छोड़ो भाभी, आपको मेरी बात पर यकीन नहीं होगा। यह कहकर वह वहाँ से चली गई। मैं सोचती रह गई आखिर बात क्या है, यह इतना सीरियस बात क्यों कर रही है। इसी बीच में मेरे साथ कुछ अरीबो गरीबो हादसा हुआ। मेरे पेट में दर्द होने लगा। मेरी हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई। वह तो ऊपर वाले का शुक्र था कि मैं हॉस्पिटल में ही थी। डॉक्टर कहने लगी कि तुमने कुछ गलत खा लिया था, जिसकी वजह से तुम्हारा मेरी केज होते होते बचा है। यही सुनते ही मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। मैं तो वही कुछ खा रही थी जो मेरे पति या मुस्कान या फिर मेरी सास मुझे लाकर देती थी, और इन तीनों पर शक करने का तो मैं सोच भी नहीं सकती थी। मेरी सास ने जब से मैं प्रेग्नेंट होने की खबर सुनाई थी तब से वह मेरा बहुत ज्यादा ख्याल रखती थी। वह तो मेरे बारे में ऐसा सोच भी नहीं सकती थी। मेरा देवर और देवरानी भी हमेशा अपने काम से काम रखते थे, वो भी ऐसा नहीं कर सकते थे। किसने मेरे साथ ऐसा हरकत करने की कोशिश की, सोच सोचकर मेरा दिमाग खराब होने लगा था। मुझे एकदम मुस्कान की बात याद आने लगी। उसने कहा था कि वह मेरे लिए परेशान है। फिर उसने मुझे एक बार यही भी कहा था कि भाभी, आप अपना ख्याल रखा करो। तो मैं उसकी बातों को सीरियस नहीं लिया और मेरे साथ यह हादसा होते होते बचा है। मैं अपने घर चली गई और मैं किसी को भी कुछ नहीं बताया कि मेरे साथ क्या हुआ। मैं जाते ही मुस्कान के पास गई और उससे पूछने लगी कि तुम क्या कह रही थी, मेरे साथ कोई गलत करने की कोशिश कर रहा है। मैं सोच रही थी कि वह मेरी सास पर इल्जाम लगाएगी कि उसने मेरे साथ गलत करने की कोशिश की है या फिर अपने सौतन और दूसरी देवरानी की नाम लेगी। मगर उसने जिसका नाम लिया वह सुनकर मुझ पर आसमान टूट पड़ा और मैंने उसको पीछे की तरफ धक्का दे दिया, जैसे मुझे उसकी बात पर यकीन नहीं आ रहा हो। वह कहने लगी कि भाभी, आपका पति ही आप पर जुल्म करता है। मैंने अपनी देवरानी से कहा कि ऐसा नहीं हो सकता, मेरे पति मेरे साथ ऐसा गलत नहीं कर सकते।
वो मेरी बहुत ज़्यादा देखभाल करती हैं। वह रात को जब तक नहीं सोती तब तक मैं गहरी नींद में नहीं सो जाती, इतना ख्याल रखते हैं। मुस्कान मुझे कुछ खाने ही वाली थी कि मैं गुस्से में वहाँ से उठकर अपने कमरे में चली गई। मुझे उसकी बात पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं हुआ। मेरा पति मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकता है? वह तो इतना खुश है और मेरी इतनी देखभाल भी करता है, मुझे इतना प्यार करता है, वैसा कुछ भी नहीं कर सकता। मैंने मुस्कान की बात पर भरोसा नहीं किया और उससे बातचीत करनी खत्म कर दी। एक दिन जब मैं अपने हॉस्पिटल जाने लगी तो वह कहने लगी कि भाभी, आपको मेरी बात पर भरोसा नहीं है, लेकिन सच यही है, आपका पति ही है जो आप पर जुल्म करता है। यह जो आपकी इतनी देखभाल करता है, वह सब कुछ एक नाटक है। उसे यह बच्चा ही नहीं चाहिए। मैं खुद उसे फोन पर बात करते हुए सुना था। वह रोते हुए मुझसे कहने लगी कि भाभी, मेरी बात का यकीन करो, मैं हरगिज झूठ नहीं बोल रही। मुझे आपसे झूठ बोलकर क्या मिलेगा? मैं तो आपके भले के लिए ही कह रही हूँ। मैं अपने दिल में सोचा कि यह तो मेरे साथ भला ही कर रही है। उसे मेरे पति के खिलाफ झूठ बोलकर आखिर क्या मिलेगा? उसका क्या फायदा होगा? हम मियाँ बीवी को लड़वा कर मैंने उसे कहा कि चलो ठीक है, मैं अपने पति पर नजर रखूंगी। अब मैं अपने पति की हर हरकत पर नजर रखना शुरू कर दी। वह क्या करता है, किससे बात करता है, वो कहाँ जाता है, किससे मिलता है। मैंने उसकी हरकतों पर ध्यान देना शुरू कर दिया, लेकिन मुझे ऐसा कुछ भी पता नहीं चला जिसके बलबूते पर मैं उस पर कोई शक करती। वहीं दूसरी तरफ मेरा देखभाल करता, मेरे लिए रोज नई नई चीज खाने के लिए लाता। यहाँ तक कि उसने मेरे होने वाले बच्चे के लिए अभी से शॉपिंग करना भी शुरू कर दिया था। मैंने छुट्टी वाले दिन भी उसे कहीं बाहर जाते हुए नहीं देखा। उसका फोन भी चेक किया, लेकिन सब कुछ ठीक ठाक था। शायद मुस्कान को ही गलत फहमी हुई होगी, वह बिना वजह ही शक कर रही थी। मैंने उसे सख्ती से कहा कि आज के बाद मेरे पति के खिलाफ तो मुझे कोई भी बात मत करना, मैं तुमसे कोई भी ऐसी बात नहीं सुनना। मैंने उसे बहुत गुस्से से यह बात कही थी। वह रोने लगी और कहने लगी कि भाभी, तुम तो घर में आने से पहले ही मुझे जानती हो, मेरी आदत को अच्छे से जानती हो। मैंने कभी अपने पति और सौतन के खिलाफ आपको कुछ नहीं बताया, तो तुम्हारे पति के खिलाफ अपनी तरफ से बातें क्यों करूंगी? मैं सच कह रही हूँ, वो तुम्हें धोखा दे रहा है। तुम्हें मेरी बात पर भरोसा नहीं है तो एक काम करना, आज रात अपना मुंह धोकर सोना, तुम्हें अपने पति की सारी सच्चाई पता चल जाएगी। मैं राजी हुई और कहा कि ठीक है, तुम्हारे कहने पर यह भी कर लेती हूँ। रात को अपने पति के आने से पहले मैंने अपना मुंह धो लिया और लेट गई। उसने रोज की तरह ऑफिस से आने के बाद मेरे पास बैठकर मेरा सर दबाया और मैं आंखें बंद कर ली, ताकि उसे ऐसा लगे कि मैं गहरी नींद में सो चुकी हूँ, जैसे मेरे साथ रोज होता था। लेकिन आज मुझे नींद नहीं आ रही थी, मैं जग रही थी ताकि मैं अपने पति का राज जान सकूं। कुछ देर हुई थी कि अचानक मेरे तो जान ही निकल गई जब अपने पति को एक इंजेक्शन तैयार करते हुए देखा। उसने इंजेक्शन से दवाई पानी में इंजेक्ट की। मेरी आदत थी कि मैं रात में अक्सर उठकर पानी पीती थी। उसने इस पानी में वह दवाई इंजेक्ट की और सोने के लिए लेट गया। मैं जग रही थी और हैरान हो रही थी कि अचानक से फोन की घंटी बजी। उसने कॉल रिसीव की और कहने लगा कि हाँ, मुझे याद है, सुबह 10 बजे मैं पहुंच जाऊंगा। अब मैं अपने पति की सोने का इंतजार कर रही थी और जब मुझे लगा कि मेरा पति सो चुका है तो मैं जल्दी से उठी और डस्टबिन से इस इंजेक्शन के डिब्बे को निकालकर उनका नाम पढ़ा तो मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। आनी मुस्कान जो कह रही थी वो सब कुछ सच था। मेरा पति मुझे धोखा दे रहा था। वो ऐसी दवाई थी जिससे रोजाना के इस्तेमाल से मैं बच्चे को खो देती। एक बाप आखिर ऐसा क्यों कर सकता है? इतना जालिम कैसे हो सकता है कि एक मासूम की जान ले ले जो अभी इस दुनिया में आया ही ना था। मुझे विश्वास होने लगा कि वह रोज मुझे सोने के बाद यही दवाई देता है। आज के सारी रात
मेरी यही सोचते सोचते गुजरी कि वह भला मेरे साथ यह सब क्यों कर रहा है, या फिर उसकी जिंदगी में कोई और औरत है। यही वजह हो सकती थी, वरना वह मुझे धोखा क्यों देगा। कौन है आखिर वह औरत? यही सोचते सोचते मुझे याद आ गई कि मेरी पति ने 10 बजे किसी से मिलने का वादा किया था। मैंने सोचा कि मैं इसका पीछा करके पता कर लूं कि वह किससे मिलने जा रहा है। अगली सुबह जब मैं उठी तो सबसे पहले मुस्कान मेरे पास आई और मुझसे कहने लगी कि भाभी, आपको कुछ पता चला? मैं अफसोस के साथ हाँ में सिर हिला दिया और कहने लगी कि वह पता नहीं मेरे साथ यह सब क्यों कर रहा है। या मुस्कान एकदम से बोल पड़ी कि भाभी, किसी औरत का चक्कर लग रहा है, क्योंकि मैंने उन्हें अक्सर फोन पर बातें करते हुए देखा है। आपको तो पता है मैं काफी रात तक किचन में काम करती रहती हूँ। आपके सोने के बाद वो लॉन में जाकर घंटों तक फोन पर बातें करते रहते थे, इसलिए तो मैं आपसे कहा था आप चौकन्ना रहे। मैं समझ गई थी मुझे क्या करना है। दिन भर कड़ी धूप, पर मैं और मेरा निखार है तैयार, ग्लो एंड लवली। यह औरत का ही चक्कर था। 10 बजे से पहले जब मेरा पति घर से बाहर निकला तो मैंने भी उसके पीछे पीछे बाहर निकल गई। वह एक रेस्टोरेंट में गया, जी टेबल के तरफ हो गया। वहाँ एक लड़की बैठी हुई थी जिसने मेरे पति को देखकर अपना हाथ हिलाया। यह सब देखकर मेरा दिल टूट सा गया कि मेरा पति एक धोखेबाज आदमी है। मैंने इन दोनों के पास पहुंची तो मुझे देखकर दोनों के चेहरे का रंग उड़ गया। मेरा पति हैरान होकर मुझसे कहने लगा, तुम यहाँ? मैंने अपने पति को इग्नोर करते हुए इस लड़की की तरफ देखा। उससे कहा, तुम जानती हो आदमी शादीशुदा है। वह डरकर हाँ में सर हिलाने लगी कि मैं जानती हूँ। मैं चीख कर उससे कहने लगी कि फिर भी मेरे पति के साथ चक्कर चलाते हुए शर्म नहीं आई। मेरा पति घबरा गया और मुझसे कहने लगा कि तुम गलत समझ रही हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने उसकी कोई बात नहीं सुनी और रोते हुए वहाँ से घर आ गई। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब मुझे क्या करना चाहिए। मुस्कान मेरे पास आई और मुझसे कहने लगी कि भाभी, आपको कुछ दिनों के लिए नाराज होकर अपने घर चले जाना चाहिए। आपके पति को भी तो पता चले और वह आपसे माफ़ी मांगे। मैं अपने कमरे में आई और मैंने अपना सामान पैक करना शुरू कर दिया। जब तक मेरा पति घर आया तब तक अपने घर से चली गई थी। मुझे पूरी उम्मीद थी कि मेरा पति मुझे मनाने जरूर आएगा, मगर 2 हफ्ते गुजर गए थे लेकिन किसी की कोई खबर नहीं मिली थी। मैंने भी गुस्से में उन्हें फ़ोन नहीं किया। अब तक जो कुछ भी हुआ था वो बहुत बुरा था, लेकिन मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वह गलती पर होने के बावजूद भी मुझे लेने क्यों नहीं आया। जब भी मेरी मुस्कान से बात होती और मैं वहाँ के बारे में कुछ भी पूछती तो वह मुझे यही कहती कि भाभी, अभी यहाँ मत आना, यहाँ की हालत बहुत ख़राब है। उसकी बात सुनकर मैं जाते जाते रुक जाती थी। एक दिन मेरी तबीयत खराब हुई तो मैंने अपने कजिन के साथ हॉस्पिटल गई। वापसी पर हम दोनों के भूख लगने लगी तो वह कहने लगी कि चलो ऐसा करते हैं कि यहाँ कुछ खा लेते हैं। हम दोनों एक रेस्टोरेंट में आ गए। वहाँ बैठकर जैसे ही मैं इधर उधर नज़र घुमाई तो मुझे अपना पति नजर आया। मुस्कान के साथ बैठकर खाना खा रहा था। यह मंजर देखकर मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। मैंने अपने फ़ोन निकालकर और मुस्कान को फ़ोन मिलाया। मैं जानना चाहती थी कि वह मुझसे सच बोलती है या फिर झूठ, क्योंकि उसे अपने पति के साथ देखकर मेरे तो होश ही उड़ गए थे। जब मैंने उससे पूछा कि मुस्कान तुम कहाँ हो, तो वह कहने लगी, भाभी, आपके पति यानी मेरे जेठ जी के साथ बाहर आई हूँ, क्योंकि घर में उनसे बात नहीं कर सकती। मैंने हैरानी से पूछा कि कैसी बातें, तो वह कहने लगी, भाभी, तुम्हारी बात ही करूँगी। मैं उन्हें यहाँ यह सब समझाने के लिए लाई हूँ, वो आपको मनाकर घर वापस लेकर आ जाएं। मैंने फ़ोन काट दिया और मैं खुद पर शर्मिंदा होने लगी कि मैं क्यों मुस्कान पर शक किया। मैंने अपने पति के सामने नहीं जाना चाहती थी, इसलिए मैं वहाँ से उठ गई। दिन ऐसे ही गुजर थे। 1 महीना गुजर गया था, मगर ससुराल वालों की कोई खबर नहीं मिली थी। माँ मशवरा दिया कि एक बार जो जाकर देख की
एक बार जा और जाकर देख कि वहाँ पर क्या चल रहा है। मैं अकेली जाती। मम्मी ने कजिन को बुलाया कि जाओ, बहन को छोड़कर आओ। मैंने उसके साथ अपने घर आ गई। घर में शायद कोई नहीं था, हर तरफ खामोशी ही थी। मैंने अपने कमरे में गई। जैसे ही मैंने दरवाजा खोला तो अंदर का मजहर देखकर मेरी जान निकल गई। मेरे पति ने मुस्कान के हाथ पकड़े हुए थे और कह रहे थे कि तुम अपने अपने पत्नी से तलाक ले लो, हम दोनों एक साथ दूसरे से शादी कर लेंगे। मैंने तालियां बजाई और कहा कि मेरे पीठ पीछे यह सब कुछ चल रहा था। अपने पति से ज्यादा हैरानी मुझे मुस्कान पर हो रही थी कि वह कैसे मेरे पीठ पीछे यह सब कुछ कर रही थी। उसने मेरे साथ धोखा किया था। वह मुझे देखकर बेहद घबरा गई। मेरे पास से निकलकर बाहर जाने वाली थी तो मैंने उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लिया और कहा कि तुम कहाँ जा रही हो? सारा खेल तो तुमने ही शुरू किया है, अब सच्चाई बताए बिना कहाँ भाग रही हो? शोर सुनकर मेरी सास और देवर भी अपने कमरे से निकलकर आ गए। मैंने कहा, पूछिए इस मुस्कान से मेरे पति के कमरे में उसके हाथ में दिए हाथ क्या कर रही थी? मुस्कान अब ठीक से खड़ी हुई और कहने लगी, तुम्हारा पति था मगर अब नहीं रहेगा, यह अब तुम्हें तलाक दे देगा। मैं भी उससे कहा कि अभी इस हालात में तलाक नहीं हो सकती और तलाक मुझे खुद लूँगी, मगर उससे पहले तुमसे पूछना चाहूँगी कि मेरा घर खराब क्यों किया? मेरा पति गुस्से में कहने लगा कि तुम्हारा घर मुस्कान की वजह से नहीं बल्कि तुम्हारे इस आशिक की वजह से बर्बाद हुआ है जिसके साथ तुम इस वक्त खड़ी हो। उसने मेरे साथ आए हुए कजन को देखकर कहा तो मैं तंग रह गई कि वह क्या कह रहा था, ऐसा कैसे सोच सकता था। मैंने एक नज़र उसको देखा और अपने कजन का हाथ पकड़कर कहा कि जिसके साथ तुम मुझे जोड़ रहे हो वह मेरा भाई है। सुनकर मेरे पति ने भी बेयकीनी से मुस्कान को देखा जो नज़र चुरा रही थी और कहने लगा, मगर मुस्कान ने तो कहा था कि अब मुझे सारा खेल समझ आ गया था। सास ठीक कहती थी, वह मुस्कान ही थी जो शुरू से इस खेल में शामिल थी। मैंने अपने पति से कहा, यह आपको मेरे खिलाफ और मुझे आपके खिलाफ करती रही। इसके कहने पर ही मैं घर छोड़कर गई थी। इसने कहा था कि तुम्हारा पति तुम पर जुल्म करता है। मुस्कान के तो हालात ही खराब हो गई थी। वह सोच रही थी कि किसी तरह यहाँ से भागकर चली जाऊं। मेरी सास आगे बढ़ी और उसे थप्पड़ मारते हुए कहा कि चुप क्यों खड़ी हो? जवाब क्यों नहीं देती कि यह सब कुछ तुमने क्या किया है? वो एकदम जोर से चिल्लाई और कहने लगी कि हाँ, मैंने यह सब कुछ किया है। इस सारे खेल के पीछे मैं ही थी। मैं चाहती थी कि दोनों का घर बर्बाद हो जाए। बचपन से अपने साथ नाइंसाफी होते हुए देखती आ रही हूँ। हर कोई मुझसे ज्यादा इस घर में बेटों की अहमियत देता है। ना मेरे माता पिता को कोई पूछता था, ना उसके मरने के बाद किसी ने मेरी फिक्र की। मैं बचपन से ही आतिफ को पसंद करने लगी थी, मगर यह दूसरे देश चला गया। इसके जाने के बाद दादी ने जबरदस्ती मेरी शादी घर के छोटे बेटे से करा दी ताकि मैं अपने पापा के जायदाद लेकर कहीं चली ना जाऊं। मगर सब लोग मेरे साथ अच्छा बर्ताव करते तो मेरे अंदर यह नफरत पैदा ना होती। मुझे तो कभी इस घर की बहू ही नहीं माना गया, बल्कि मेरे पति की दूसरी पसंद की दूसरी शादी करवा दी गई। मैं तो यहाँ एक नौकरानी बनकर रह गई। जब यहाँ से बाहर आया तो मेरी पुरानी मोहब्बत जाग उठी, लेकिन मेरे कहने से पहले ही मेरी सास ने शादी तुमसे करा दी। मैं अपने मोहब्बत के बारे में कुछ ना बता सकी। वह तो मेरे साथ अच्छे से पेश आता था। जब सब लोग मेरे खिलाफ होते तो वह एक वही था जो मेरी हिमायत करता था। इसलिए अभी मुझे वही अपनी जिंदगी में चाहिए था। मेरे सास ने मुझे मंगनी पर भी ले जाने से मना कर दिया। उसी दिन से मैंने सारी प्लानिंग शुरू कर दी थी, मुझे कैसे इस लड़की को इस घर से निकालना है। मैंने मंगनी वाले दिन जानबूझकर इसकी गाड़ी से टकराई थी और फिर हॉस्पिटल में भी जानबूझकर इससे मिलती रही ताकि इन दोनों की शादी से पहले हमारी अच्छे से जान पहचान हो जाए। और वह मुझ पर आंखें बंद करके भरोसा करने लगे। जैसे ही रूबी दुल्हन बनकर इस घर में आई, मैंने अपने प्लान पर काम करना शुरू कर दिया
वैसे अपने सास और सौतन के खिलाफ करना शुरू कर दिया। साथ ही आतिम को भी इसकी पत्नी के खिलाफ करना शुरू कर दिया। आतिम मेरी बात पर बहुत ज्यादा भरोसा करता था, इसलिए उसका मूड अपनी पत्नी की तरफ से खराब होने लगा। मैंने उसे कहा कि तुम्हारी पत्नी अपने कजिन से शादी करना चाहती थी, इसलिए वह तुम्हारे साथ खुश नहीं है। जल्द ही मैं उसकी पत्नी के खिलाफ इतना चढ़ा देती कि वह अपना पत्नी को तलाक दे देता। लेकिन इससे पहले ही रूबी की प्रेगनेंसी की खबर मिल गई। अब वह अपने बच्चों की खबर सुनते ही वह सब कुछ भूल गया और अपनी पत्नी पर पहले की तरह भरोसा करने लगा। यह सब देखकर मुझे लगा कि सब कुछ खत्म हो गया है, इसलिए अब मैंने सोचा पत्नी को पति के खिलाफ करना पड़ेगा। मैंने रूबी से कहा कि तुम्हारा पति तुम पर जुल्म करता है। मैंने बीच में 1-2 बार इसे गलत दवाई भी खिलाई थी ताकि इसका बच्चा मर जाए और इसका पति गुस्से में इसे छोड़ दे, लेकिन यह बच गई। इसलिए मैंने बराबर कोशिश करती रही कैसे करके इसके पति के खिलाफ कर दूं। फिर एक दिन मैं जानबूझकर गलत इंजेक्शन आफिद को दिया और उसे कहा कि रात को अपनी पत्नी के पानी में मिला देना, डॉक्टर ने कहा है। और दूसरी तरफ मेरे कहने पर रूबी उस दिन जागती रही और उसने अपनी आंखों से अपने पति को वह इंजेक्शन पानी में मिलाते हुए देख लिया और उसका शक पक्का करने के लिए अगले दिन मैंने अपने दोस्त को ऑफिस से मिलने के लिए भेज दिया और कह दिया कि उसे नौकरानी की जरूरत है। मैं जानती थी कि रूबी अपने पति के पीछे जरूर जाएगी और यही हुआ। अपने पति को गैर औरत के साथ देखकर वह घर छोड़कर चली गई और मेरा काम शुरू हुआ और मैं हर मुमकिन कोशिश की आफिद उसे लेने ना जाए। मैं आफिद से कहा कि तुम्हारी पत्नी रहती है कि तुम्हारी पत्नी कहती है कि तुम्हें डिवोर्स देकर अपने कजिन से शादी कर लेगी। मैंने धीरे धीरे उसके दिल में जगह बनाना शुरू कर दी और वह भी मेरे तरफ बढ़ता चला गया। लेकिन अब फिर से तुम लोगों ने मेरा सारा बना बनाया खेल खराब कर दिया। मैं तो उसकी कहानी सुनकर तंग रह गई। उसके तन्हाई ने उसे हदस और नफरत करने वाला बना दिया था। उसकी सोच इतनी खतरनाक हो गई थी कि वह हर हद पार करने को तैयार हो गई थी। मेरे पति ने सबके सामने मुझसे माफी मांगी। मेरे कहने पर उसके पति ने उसे तलाक नहीं दी। अब मैं उससे बहुत कटी कटी रहती थी और हमेशा ध्यान रखती रहती थी कि वह मुझे कोई नुकसान न पहुंचा दे। लेकिन कुछ दिनों बाद उसने खुद ही अपने पति से तलाक ले ली और अपने हिस्से की जायदाद के लिए मुकदमा कर दिया। हमने उसे उसके हिस्से का सब कुछ दे दिया और वह पता नहीं कहाँ चली गई। लेकिन मैं बहुत खुश थी कि उसका साया मेरी जिंदगी से टल गया था। अगर उसकी वजह से मेरा घर खराब हो जाता तो मैं कहीं की भी ना रहती। मेरे पति ने भी मुझसे वादा किया था आज के बाद वह कहीं भी नजर आए तो उसे नहीं देखेगा। मेरे यहाँ बेटी पैदा हुई थी और हम सब लोग बहुत खुश थे। मुझे उम्मीद थी कि अब आगे मेरी जिंदगी में कुछ भी गलत नहीं होगा, क्योंकि जो बड़ा करने वाला था वह हमसे बहुत दूर जा चुकी थी। धन्यवाद दोस्तों।